सुप्रभात बेटा, आप सब कैसे हो? पढ़ाई कैसे चल रही है? मुझे उम्मीद है, आप पर पूर्ण विश्वास है कि एक बड़ी लगन और निष्ठा के साथ बोर्ड की तैयारी में आप लगे होंगे। आज बेटा हम आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में चर्चा करेंगे। इनके द्वारा लिखित एक भाषण, जिसको भारतीय संस्कृति कहते हैं, उसके विषय में बताएंगे। क्या क्या उसमें वर्णन किया है लेखक ने। उससे पहले हम सभी राजेंद्र प्रसाद के विषय में जानेंगे, इनका संक्षेप जीवन परिचय जानेंगे, क्योंकि यह भी बोर्ड में 3 नंबर का प्रश्न आता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे प्रतिभाशाली संपन्न व्यक्ति थे जो कि इस भारतवर्ष के उस सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किया, जिसे प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देता है। ऐसे वह प्रतिभा संपन्न व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इन सभी आभूषणों से, इन सभी अलंकारों से अलंकृत किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के वह सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ, जो सत्यनिष्ठ, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति और साधुता इनके रोम रोम में व्याप्त थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपनी सत्यनिष्ठता और ईमानदारी की वजह से, अपने भारतीयता की वजह से, देशभक्ति की वजह से, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक ज्ञान होने की वजह से यह निरंतर हिंदी साहित्य में अपने योगदान देते रहे। इस सर्वोच्च पद भारत देश के प्राप्त करने के बाद भी यह निरंतर अपने लेखनी से देश की सेवा करते रहे। तो ऐसे महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले में के जीरादेई ग्राम में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये इतने मेधावी छात्र थे कि सभी परीक्षाओं में इन्होंने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरपुर के कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन का कार्य करने के बाद 1911 से 1920 तक कलकत्ता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत भी की। परंतु गांधी जी के आदेशों, क्योंकि यह महात्मा गांधी के संपर्क में जब से आए, तो इनके अंतःकरण में एक सैद्धांतिकता, एक देशभक्ति का भाव भी जागृत हुआ। तो उनके आदर्शों, सिद्धांतों और आंदोलनों से इतना प्रभावित हुए कि 1920 ईस्वी में यह वकालत छोड़ करके पूर्ण रूप से देश सेवा में लग गए। यह महानुभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सभापति बने। 62 ईस्वी में यह भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति बने और इन्हें 1962 में ही भारत का वह सर्वोच्च सम्मान से भारत रत्न कहते हैं, उससे इन्हें अलंकृत किया गया, सुशोभित किया गया। तो ऐसे महान देशभक्त राजेंद्र प्रसाद जी के विषय में हम आप जितना ही कहेंगे, जितना ही समझेंगे, उतना ही कम है।
फिर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन सभी अलौकिक विशिष्टताओं से युक्त होते हुए भी अपने इस संपूर्ण जीवन को भारत की सेवा में, मातृभूमि की सेवा में समर्पित करके 28 फरवरी 1963 ईस्वी को स्वर्गवासी हो गए। 1884 में जन्म हुआ, 1963 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विषयों पर इनका जो लेख था वह बड़ा अद्भुत था और इन्होंने अपनी लेखनी से नागरिक प्रचारणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को मजबूत करने में सहयोग दिया। इन्होंने देश नामक पत्रिका का सफलपूर्वक संपादन किया। देश नामक पत्रिका का सफलपूर्वक संपादन किया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को और समृद्ध बनाया। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख एवं व्याख्यान प्रकाशित होते रहे। राजनीतिक, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जनसेवाद विषयों पर इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण निबंध की रचना की। जनसेवा, राष्ट्रीय भावना, सर्वजन हिताय की भावना इनके साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया और इनको भी प्रभावित किया, जिसके कारण इनकी रचनाओं में ऐसे भाव आपको पढ़ने को अवश्य मिलेंगे। इनकी अनेक विषयों पर लेखनी चली, जिनमें से कुछ विषय आपके सम्मुख मोटे अक्षरों में रेखांकित हैं, उसको जाने। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि ग्रंथों का इन्होंने संकलन किया। राजेंद्र प्रसाद जी की जो भाषा है बड़ी सहज है, सरल है, सुबोध है और खड़ी बोली। इनकी भाषा अधिकतर व्यवहारिक है, इसलिए संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का समुचित इन्होंने प्रयोग किया। ग्रामीण कहावतों का, ग्रामीण शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इसलिए इनका जो ये ग्रंथ है, इनके जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें मातृभूमि की झलक दिखती है, मातृभूमि की सुगंध दिखती है। तो ये था इनका संक्षेप में जीवन परिचय। इन्होंने जो भारतीय संस्कृति को लिखा है, जिसको हमें आपको पढ़ना है, उसमें एक भाषण का अंश है। इन्होंने इसमें बताया है कि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, जिसका जीवन, रहन सहन, विविधता में एकता का दर्शन होता है। विभिन्न भाषाएं हैं, धर्म हैं, जातियां हैं, कहा इनका समूह एक सूत्र में बंधा हुआ है। परोपकार की भावना रखने वाली ऐसी है हमारी भारतीय संस्कृति। यानी भारतीय संस्कृति, हमारी जो भारत की संस्कृति है, उससे इन्होंने संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण संसार को परिचय कराया है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि भारतीय संस्कृति है क्या। ठीक है बेटा, ये था संक्षेप में इनका जीवन परिचय। इसी तरह से जीवन परिचय को पढ़ते चलें। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये सब पाठ बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन विषय पर विशेष ध्यान रखेंगे। भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृति में क्या बताया है लेखक ने, क्या परिचय कराया है, पढ़ते हैं। कहा कोई विदेशी जो भारत में बिल्कुल अपरिचित हो, भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे, तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं,
वह बिल्कुल भिन्न है। कितनी बढ़िया बात लेखक ने यहाँ बताने की कोशिश की कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो बड़ी अद्भुत है। बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है बेटा, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तभी इसके भाव को समझ पाएंगे, तभी आप व्याख्या कर पाएंगे, तभी इस पैराग्राफ से उठे हुए जो प्रश्न होंगे उसको आप हल कर पाएंगे। बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है, बड़ा अच्छा विषय है, बड़ा अच्छा संभाषण है, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, उन्होंने कहा कि यदि हमारे देश में कोई विदेशी आए और बिल्कुल अपरिचित हो और वह जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक यानी एक छोर से दूसरे छोर तक यदि वह सफर कर दे तो उसे यहाँ की विविधता देख करके, यहाँ की भिन्नता को देख करके उसे लगेगा कि यह एक देश नहीं है बल्कि यह कई देशों का समूह है। यही भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की हैं, इतनी गहरी नजर आएंगी कि जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं। यानी एक महाद्वीप के समान है यहाँ की व्यवस्थाएं। ऐसी प्राकृतिक सुंदरता है। शीतलता भी अत्यधिक है, उष्मा भी अत्यधिक है ना, और शीतलता उष्मा दोनों का मिश्रण भी है। यानी ऐसी प्राकृतिक सुंदरता, ऐसे प्राकृतिक दृश्य अन्य किसी एक देश में नहीं देखने को मिलेगी। जहां विभिन्न देशों को हम आप घूमेंगे तब जाकर के, इसीलिए भारत को स्वर्ग भी कहा जाता है, ऐसा देवताओं ने वर्णन किया है। गायन्ति देवा कील गीत कानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, स्वर्गाय परवर्गास्य। का स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष से भी बढ़ करके है क्या यह भारत भूमि। तो बेटा देवता लोग भी इस भारत भूमि की गीत गाते हैं। तो ऐसी विविधता, ऐसी प्राकृतिक सुंदरता, ऐसे विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदायों से जुड़ा हुआ समूह यहाँ भारतवर्ष है कि यह एक देश नहीं बल्कि यह एक महाद्वीप लगता है। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी तो जैसे जैसे वह दक्षिण लिखा हुआ तो दक्षिण होगा, दक्षिण की ओर बढ़ेगा तो उसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित अर्थात उनके जल से प्रभावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्याचल का पर्वत, अरावली का पर्वत, सतपुड़ा का पर्वत, शताद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने को मिलेंगे। बड़ी अद्भुत अलौकिक संस्कृति यहाँ की देखने को मिलेगी। बड़ी अलौकिक प्राकृतिक दृश्य यहाँ देखने को मिलेंगे। यदि वह पश्चिम से पूर्व की ओर जाने लगे तो इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। तो हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आगे से छुटकारा नहीं देती, कहा समतल प्रांतों की जलती हुई लू, कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है और न कभी गर्मी देखने को मिलती है, का ऐसे दृश्य आपको संपूर्ण भारत में देखने को मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि यह विविधता में एकता है। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। यानी एक छोर पर अत्यंत वर्षा करने वाले स्थान आपको मिलेंगे तो एक छोर पर अत्यंत न वर्षा करने वाले स्थान भी मिलेंगे। यानी जहां पर वर्षा बहुत कम होती है और जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, ऐसे दृश्य आपको मिले। जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती, ऐसे जैसलमेर, ये सब राजस्थान इत्यादि के स्थान है, कोई ऐसे अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो। यानी विश्व का ऐसा जो भी अन्न है वह हमारे भारतवर्ष में उत्पन्न होता है। कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पर न उगता हो, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ की भूगर्भ में न पाया जाता हो, और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना है तो आबहवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसका जीता जागता
कहा उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग होते हैं। तो कहा कि ऐसी यदि आपको विशिष्टता, यदि ऐसी सुंदरता आपको देखनी है तो कहा कि वह भारत में रहने वाले विभिन्न प्रांतों के लोगों के बीच में मिलती है। एक बड़ी उक्ति अच्छी है क्या, कि इस देश की कितनी बड़ी विशिष्टता है। कहा कि यहाँ की मुख्य मुख्य जो भाषाएं भी हैं वो बड़ी कई तरह से प्रचलित हैं, बोलियां हैं वो भी कई तरह से। कितनी बोलियां हैं, कितनी भाषाएं, इसकी गणना करना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ मलुकदास ने एक मशहूर कहावत कह गई है क्या, कोश कोश पर बदले पानी, चार कोश पर वाणी। काय कोश कोश, एक कोश आप चले जाएं तो पानी बदल जाएगा, और चार कोश चले जाएं तो वाणी बदल जाएगी। कितनी अद्भुत यहाँ की लीला है, कितनी अद्भुत यहाँ की संस्कृति है जो देखने को आपको मिलेगी। तो ऐसा है हमारा भारत देश और यहाँ की ऐसी है संस्कृति। बेटा ये थोड़ा सा भी आपको परिचय कराया। आगे देखिए क्या कहा लेखक ने, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, विभिन्न विभिन्न धर्म को मानते हैं, और दुनिया के ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया में जहां पर भारतवासी न हो। वहां की संस्कृति को अपने देश में ले आ रहे हैं। यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर परिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह देश नहीं भैया, यह तो अनेक देशों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यह एक जाति नहीं है, यहाँ अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता तो उसे विभिन्नता देखने में आएगी ही। जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया था वीरह वीणे पूजते में, सिकंदर यही बात पूछता है पुर्रास से, कहता है तुम्हारे यहाँ तो सब अलग अलग धर्म संप्रदाय जाति के लोग हैं, तुम फिर भी कहते हो कि अब भारत देश एक है। वही बात है यहाँ पर भी। लेखक ने कहा कि यहाँ पर जो व्यक्ति गहराई से नहीं जाता, क्योंकि सिकंदर तो अपना सिर्फ राज्य करना चाहता था, वो अपना अधिकार करना चाहता संपूर्ण संसार पर, तो उसको भारत भी अच्छा लगा, और भारत पर भी अपना यानी संपूर्ण पृथ्वी पर वो एक छत्र राज्य करना चाहता था। उसको गहराई से कोई मतलब नहीं था, यहाँ की विविधता, यहाँ की संस्कृति को नहीं जान पा रहा था, इसलिए उसने ऐसा शब्द का प्रयोग किया था, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो इसलिए बेटा यहाँ पर भी लेखक ने उसी बात को समझाने की कोशिश की कि जो इसकी गहराई को नहीं जानता तो विभिन्नता ही देखने में उसे आएगी, अर्थात उसे विभिन्नता दिखाई देगी, यहाँ लड़ाई झगड़े दिखाई देंगे। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में, इसकी तह का मतलब क्या, गहराई में एक ऐसी समता माने समानता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह से पिरो लेती है, अर्थात अपने संग ले लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया, पिरोकर माने एक दूसरे में गुथ करके, जैसे माला है, माला को ले लीजिए तो उसमें छोटी छोटी जो गुड़ियां लगी होती हैं, जो मोतियां लगी होती हैं, वह डोरा क्या करता है, उसको एक सूत्र में बांध देता है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और भिन्न भिन्न रंग की सुंदर मणियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, उसी तरह से हमारी जो विविधता है, कहा उसको एक संस्कृति में बांध देते हैं, वह है भारतीय संस्कृति। ठीक है ना। तो कहा कि उन जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और भिन्न भिन्न रंग की सुंदर मणियों को पिरो करके, फूलों को पिरो करके एक सुंदर हार तैयार कर देता है, उसी प्रकार हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों को जोड़ करके एक संस्कृति बना देती है। यही तो है विविधता में एकता, यही है भारतीय संस्कृति की विशिष्टता, जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग है और न हो सकता है, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं है, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। कितनी बढ़िया बात है। हमारी आपकी संस्कृति को, हमारे आपके कल्चर को, हमारे आपके धर्म संप्रदाय को कौन नहीं ग्रहण करना चाहता है। विदेशी लोग भी देखिए किस तरह से लोलुप होते हैं, और
हमारे आपके उस सिद्धांतों, हमारे आपके उन विचारों को आकर्षित ग्रहण करना चाहते हैं। यदि यहाँ जो भी यदि कोई एक बार हम लोगों के संस्कृति में समाहित हो जाता है तो वह हमेशा हमेशा के लिए मानो कि जैसे इसी का हो गया, वो अपने देश ही नहीं जाना चाहता है। ऐसी है हमारी संस्कृति, ऐसा है हमारा देश। सोने का चिड़िया जो कहा जाता है उसका प्रभाव यही है। इसकी सुंदरता, इसकी विशिष्टता आज जो विश्व का सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त करने की होड़ में है भारत, कहा उसका कारण क्या है? यहां पर हम आप विभिन्नता में एकता को जो स्थापित की है, हमारे आप की इसमें महत्ता है। यानी सभी लोग मिल करके जब ऐसे भाव को स्थापित करते हैं तभी तो दूसरा आकर्षित होता है। इसीलिए कहते हैं बेटा कि हमेशा हमें अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को एक सूत्रता में बांधने की कोशिश करना चाहिए। यही है आपको इन सब पाठों को पढ़ने की शिक्षा, ऐसे विचारधाराओं को पढ़ने की शिक्षा। तो अपने जीवन में भी ऐसा आप ध्यान रखिएगा, ऐसा आपको करना है। अपने परिवार को एक सूत्रता में बांधना है, सुंदर बनाना है, सबको विकसित करना है। आगे देखिए बेटा क्या कहा लेखक ने। कहा बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह से अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है। इसको कवि लेखक ने कहा कि यह सिर्फ एक लेखक एक काव्य की सुंदर भावना का वर्णन नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। आप घूम करके देखिए, टहल करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों का, झरनों का, प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। विभिन्न जलप्रपातों का, नदियों का समूह मिलकर के कहा जाता है समुद्र में संकलित होता है। कहा यह भारत की विविधता है और उस विविधता का जो एकता का भाव है वह दिखाई देता है, जिससे हम क्या कहते हैं, भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और हैं भी, रहे भी हैं, का इनकी धाराएं अलग अलग भी वही है और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न, फल, फूल पैदा करती रही है, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ, शीतल जल बहता है और जो उद्गम है संगम में एक ही हो जाता है। ऐसा नहीं उद्गम में अलग है तो संगम में अलग होगा। कहा ये सभी सादगी, ये सभी भाव इसमें एक साथ देखने को मिलते हैं, एक साथ इसमें वह प्रभाव प्राप्त होते हैं। कहा कि यही है हमारी भारतीय संस्कृति की विशिष्टता। कितनी बढ़िया बात बेटा हम लोगों को पढ़ने को यहां पर मिली कि ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है कितनी अलौकिक है, कितनी अद्भुत है, जिसको लोग देख करके कितना आकर्षित होते हैं और वह अपने देश में उस चीज को अपनाना चाहते हैं। आगे देखिए क्या कहा लेखक ने। अभी तो बेटा आपकी शुरुआत है, आगे देखते जाइए। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी आनंदमय इसमें कहानियां और बड़े अच्छे ज्ञान आपको मिलेंगे, जिससे आपकी आंखें खुलेंगी, जिससे आपको देश का परिचय होगा। अभी तक तो आप अपने इस छोटी उम्र में देश का कोई एकाध कोना आप भ्रमण किए होंगे, कोई एकाध प्रांत आप भ्रमण किए होंगे, लेकिन इस ग्रंथ के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से आप पूरे भारत का वर्णन कर लेंगे, पूरे भारत का भ्रमण कर लेंगे। ऐसा वर्णन है ये। कहा आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। कहा हम सभी किसकी? निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है और हमारी इच्छा, हमारी अभिलाषा और प्रयत्न यही है, प्रयास यही है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़े को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा, जैसा कि कवि इकबाल जी कह गए हैं। यानी यहां तक पहले समझ लीजिए कि लेखक ने कहा कि हमारी जो संस्कृति है वह कितनी अद्भुत है
और कहा उस अद्भुतता को, उस शीतलता को बनाए रखना, उसके महत्व को स्थापित किए रखना, ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये हम सब उसकी खोज में निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और रहना भी चाहिए कि जो इन नदियों की निर्मलता है, शुद्धता है, शीतलता है, उसका जो स्वास्थ्य है, कहा उसके इसीलिए हम लोग नदियों को शुद्ध करने का, उनके जल को निर्मल बनाने का निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। हम अपनी जिज्ञासाओं को, हम अपने लालसाओं को कम करके उनकी निर्मलता, उनकी शुद्धता, उनकी प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखते हैं कि और कितना सुंदर बन जाए। यही हम सभी का प्रयास होना चाहिए। इसलिए इकबाल जी ने क्या कहा, बाकी मगर है, बाकी मगर है, अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। का सदियों से, कई शताब्दियों से यहाँ पर दुश्मनों का दौरे माने दौरा, आना जाना, जमावड़ा लगा रहा। कितने यहाँ पर आए, मुगल शासन करने आए, है ना, और अंग्रेज शासन करने, कितने लोगों ने हमारे आपके देश को लूटने की कोशिश की, कितने लोग आए और गए, लेकिन फिर भी हमारे संस्कृति को मिटा नहीं पाए। यही है भारतीय संस्कृति की दृढ़ता। तो बाकी मगर है, अब नामो निशा हमारा। कहा कि जो भी चीजें हैं हम इफ बट परंतु लेकिन सबको हटा देते हैं कि क्या हुआ, नामो निशा हमारा, नाम और निशान, हमारी जो भारतीय संस्कृति का निशान है, हमारे भारत देश का जो नाम है, उसे आज तक कोई नहीं मिटा पाया। कुछ बात है इसमें, इस भारतवर्ष में और इस भारत की संस्कृति में कुछ तो है जो इसकी हस्ती, जो इसकी विशिष्टता कभी समाप्त नहीं होती। न तो मेरा नाम, न मेरा निशान, मेरा परिचय आज भी विद्यमान है सदियों से, जबकि सदियों से हमारे दुश्मन हमारे ऊपर प्रहार करते रहे, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति को, हमारे नाम को मिटा नहीं पाए। तो बेटा अपने भी जीवन में आपको यही संकल्प करना है कि हमें अपना नाम, अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने माता पिता के गौरव को हमेशा सर्वोच्च स्थान पर रखना है, सर्वोच्च स्थापित करना है, कि जिससे हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा देश हमारे पर गर्व करे। ऐसा हमें स्थापित करके दिखाना है। यही इन पाठों से हम सभी को शिक्षा मिलती है। आगे आइए बेटा, क्या कहते हैं, बात समझ में आ गई होगी। इकबाल जी ने क्या कहा कि बाकी मगर है, अब तक नामो निशा। कहा बाकी मगर है, अर्थात अगर मगर बट परंतु लेकिन को छोड़ दें हम, तो हमारा नाम और हमारा जो निशान, हमारी भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, कहा कुछ तो है इसमें कि यह इसकी हस्ती कभी मिटती नहीं, कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि सदियों से, कई शताब्दियों से दुश्मनों का दौरा जमावड़ा यहाँ पर होता रहा, लेकिन आज भी इसकी संस्कृति नष्ट नहीं होती है, समाप्त नहीं। आगे देखिए, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। इसका बेटा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। यहाँ पर नीति का मार्ग अपनाया जाता है, आध्यात्मिकता का स्रोत है, अध्यात्म पर विश्वास किया जाता है, परमात्म तत्व पर विश्वास किया जाता है। आज तो आधुनिक समय में लोग परमात्मा पर, अध्यात्म पर ध्यान नहीं देते हैं, नैतिकता पर नहीं ध्यान देते बेटा, जबकि वही हमारे ज्ञान का, वही हमारे इस जीवन का मुख्य स्रोत है। उसी के माध्यम से हम सशक्त होते हैं। इसीलिए हमें अध्यात्म पर भी विश्वास रखना चाहिए, अध्यात्म को अपने छोड़ना नहीं चाहिए, विदेशी संस्कृतियों का नकल नहीं करना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति पर पूर्ण विश्वास रख करके हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। कौन? नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत। ध्यान रखिएगा, यह पैराग्राफ बड़ा महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। कहा जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर के, मूर्ति के रूप में होकर हमारे सामने आता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिं भवति भारत अभ्युत्थानम्। कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ना अर्जुन से
हे उद्धव, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तो कहा मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं धर्म की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, प्राणियों की रक्षा करने। तो वही बात को यहाँ पर लेखक ने कहा कि संपूर्ण देश में वह प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, कभी मूर्त रूप में होकर हमारे आपके सामने आता है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है, जिसने अमृत को याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा, मज्जा माने मांस, डाल हमारे मृत प्राय, यानी जो हमारे शरीर बिल्कुल निर्जीव हो गई थी, जिसमें कोई शक्ति नहीं थी, शक्ति क्षीण हो गई थी, ऐसे शरीर में नए प्राण को फूंक दिया, मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। वह अमृत तो सत्य और अहिंसा का है। यानी किसकी ओर बताना चाह रहे हैं? यानी जिस देश में इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा शासन हो, कहा उस शासन को एक प्राणी जो अहिंसा का मार्ग अपना करके इस देश को स्वतंत्र करा दिया, कहा उस महात्मा गांधी को ही स्मरण करना चाह रहे हैं, उस महान विभूति को स्मरण करना चाह रहे हैं, जो केवल इस देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, यानी एक ऐसा तंत्र जहां पर प्रजा का शासन है और जहां पर प्रजा को सुना ही नहीं जाता था। अंग्रेजों के शासन में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, उनका जो कहते थे वही होता था। बेटा उस समय तो स्थिति ये थी कि वह हमारे जमीन, हमारे घर सब उनके होते थे, हमारा उस पर कुछ अधिकार नहीं होता था। ऐसा शासन वह चलाते थे, इस तरह का दुर्व्यवहार वह करते थे। तो लेखक ने कहा कि ऐसे लोगों से मुक्त कराने का, जो हम लोग सो रहे थे, जो हम लोग प्राणहीन हो गए थे, कहा कि ऐसे हृदय में, ऐसे शरीर में उन्होंने प्राण फूका और अब इस समय हम अपने देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता। अब हम स्वतंत्र हो गए, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सकता है। साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी है, जहां पर हम कभी एकत्रित नहीं हो पाते थे। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का जो आभास होता है वह भी समाप्त हो गया। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो वहां संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, और यह संघर्ष तभी दूरी हो सकता है, हमको एक दूसरे से दूर कर सकता है। इसलिए मनुष्य को एक दूसरे की उन्नति, एक दूसरे का विकास देख करके उसका सहयोग करना चाहिए और सीखना चाहिए। हमें कभी उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों, जिसमें हिंसा भाव न हो, तभी हमारी संस्कृति का विकास होता है, हमारे देश का विकास होता है, हमारे परिवार का विकास होता है। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम क्या है? दूसरा रूप है त्याग। अब हिंसा का परिचय कराने बेटा, उन्होंने कहा कि हिंसा का दूसरा रूप क्या है? त्याग है। हिंसा का दूसरा नाम, और हिंसा का दूसरा नाम क्या है? स्वार्थ है। एक में त्याग है और दूसरे में स्वार्थ है। इसलिए हमें किसको अपनाना चाहिए? अहिंसा के मार्ग को अपनाना चाहिए, स्वार्थ के मार्ग को नहीं, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। ये जो हिंसा का मार्ग है, यही तो हमें देखने को मिलता है हमेशा। इसलिए हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, परोपकार। पर हमारी सभ्यता तो भोग भी त्याग से ही निकाला है, और भोग भी त्याग से ही पाया है। हमारी श्रुति कहती है, हमारे वेद पुराण कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। कहा जो भी वस्तुएं हैं, कहा उनका त्याग पूर्वक, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भुंजिथा उपभोग करना चाहिए। हमें जो भी वस्तुएं हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसके भोग विलास में लिप्त हो जाएं, उसके सुख मोह माया में लिप्त हो जाएं। कहा तेन त्यक्तेन है वह वस्तु, कहा उसका हमें त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। इसी प्रकार इसी के द्वारा हम व्यक्ति
के बीच का जो विरोध है, व्यक्ति और समाज के बीच का जो विरोध है, समाज और समाज के बीच का जो विरोध है, देश और देश के बीच का जो विरोध है, उसको हम मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। ओतप्रोत करने का मतलब है मिली हुई है। इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों को, संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने दिया, बढ़ने दिया। पनपने का मतलब क्या? बढ़ने दिया। भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित होने दिया, प्रस्फुटित होने दिया। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने देश में अभिन्न भाव से, यानी उनके मन में भाव न लगे कि नहीं मुझे तो यहाँ पर भिन्नता की दृष्टि, ऐसा नहीं है। यहाँ भिन्न भाव से मिल जाने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया, अपने को उसमें मिलने दिया और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित किया। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्तियों पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को जीता और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने जगाया लोगों को। यहाँ पर उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया बेटा कि हम किसी की भी वस्तु को यदि लेना चाहते हैं, किसी पर हम अधिकार करना चाहते हैं, तो उसको सौहार्द से, प्रेम से, स्नेह से। यदि हम माता पिता से अपने छोटे हो, अभी आप माता पिता से लड़ जाते हो, नाराज हो जाते हो किसी बात को लेकर के, यदि हम अपने माता पिता से कुछ चीज लेना चाहते हैं तो प्रेम से उनसे, उनके हृदय पर राज करके। और उनके हृदय पर हम राज कैसे करेंगे? अपने कर्तव्य से, अपनी पढ़ाई से। अभी आप क्या दे सकते हो माता पिता को? अपनी शिक्षा से। आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे अंक लाओ, अच्छी मेहनत करो, तो माता पिता आपको प्रसन्नता से जो आप मांगोगे वो देंगे। तो यानी उसी तरह का भाव हमें संपूर्ण देश के प्राणियों के प्रति करना होगा, उनके हृदय को जीतना होगा, तब वह हमें अपनी वस्तु को देंगे। यदि उनसे हम जबरदस्ती में छीनना चाहेंगे तो हमें वस्तु नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक ही चीज को कहा कि यदि हमें किसी पर अधिकार जमाना है, किसी की कोई वस्तु लेनी है, तो कहा उसमें हमें प्रेम को जगाना होगा, भाव के साथ, स्नेह के साथ उसे कहना होगा, उसे प्राप्त करना होगा। तभी जाकर के हम अपने देश का, हम अपने समाज का, हम अपने परिवार का विकास कर सकते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद। आज इतना ही बेटा। ये पैराग्राफ बड़ा महत्वपूर्ण है, पैराग्राफ पर विशेष ध्यान रखेंगे।